थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। और रोज मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के दे साथ। नहीं पा रहे ये लोग काम तो दे नहीं पा रहे कुछ करने के लिए, तो एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। एमसीएल अपनी फंडिंग का पहला ट्रांच इस महीने में रिसीव करेगा और ऐसे कुल 6 ट्रांच हमें इस साल में यानी 31 मार्च 2025 तक पूरे करने हैं। लेकिन दोस्तों इस एक ट्रांच के बाद ही एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे फैमिली में होगा, क्योंकि इस ट्रांच के साथ ही हम अपने सभी शेड्यूल्ड एमकोल के प्रोजेक्ट, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट उसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी जो जरूरत है वो आने वाले ट्रांच में होगी। आने वाले 6 से 7 महीने में हमारे बाकी के 5 ट्रांच भी आएंगे। तो ये सभी प्रोजेक्ट, एमकोल के प्रोजेक्ट, एमसीएनजी के प्रोजेक्ट हम इस साल में पूरे करेंगे, इस आर्थिक वर्ष में पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा अभी जो फोकस रहेगा इस ट्रांच के बाद इमीडिएट तो जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमारे परिवार का हर एक उद्योजक, हमारे फैमिली का हर एक उद्योजक, ग्राम पंचायत का उद्योजक, तहसील लेवल का उद्योजक किस तरह से अपने बिजनेस का निर्माण करें, किस तरह से वो रेवेन्यू प्रॉफिट का निर्माण करें। क्योंकि जब वो निर्माण करेगा बिजनेस का, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का, तो वो अपने आजू बाजू जो हमारे किसान हैं उनको भी इनकम जनरेट करके देगा। इसका मतलब ये भी है कि वो अपने गांव में, अपने तहसील में जो भी महिला बचत गट है उनको सक्षमीकरण करेगा, युवाओं के लिए एक नए अवसर की शुरुआत करेगा। तो एक्चुअली कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपल प्रिंसिपल रहेगा कि हमारे गांव में आज किसान क्या तैयार कर रहा है और उस चीज से आज हम क्या चीज बना सकते हैं जो हमारी महिला बचत गट या हमारे युवा उस पर तैयार करेगा और हम उसको बेचेंगे। एक्चुअली हम एक एक्शन प्लान बनाएंगे हर एक उद्योजक के लिए, हर एक उद्योजक, क्योंकि फैक्ट्री लगाना अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है, उसको समय लगता है और वो लगानी है। लेकिन इमीडिएटली अभी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इमीडिएटली हमारे हर एमवीपी, ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजक, तहसील लेवल के उद्योजक, हमारे सभी एमएसएस कैसे इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं और अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए प्रॉपर एक एक्शन प्लान बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। और ये एक्शन प्लान कैसे बनाना है, एक्चुअली क्या काम करना है, बस इसी के ऊपर अभी हर हफ्ते, हर शुक्रवार को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कल 78वां स्वतंत्रता दिन मनाया। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अभी आजादी मिलके हमें 78 साल पूरे हो गए। अब इस 78 साल में हमने क्या किया, हमने कितना प्रोग्रेस किया, हमने कितनी तरक्की की, कितना हम आगे हैं, ये अगर हम इसका रिव्यू करेंगे, सियावलोकन करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि अभी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमारे देश का जो पोटेंशियल है, हम जिस लेवल पे जा सकते हैं, सब बहुत कुछ अभी करना बाकी है और करेंगे। और दोस्तों आने वाले दिनों में ये काम करने के लिए, ये हमारे देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए हमारे फैमिली का, हमारे इस एमसीएल परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग एक दुनिया के सबसे अमीर देश में पैदा हुए हैं। सबसे अमीर देश दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश है, सबसे अमीर देश अगर कोई है तो हमारा देश है, हमारा भारत देश है। हम कहते हैं ना कि कभी कोई लड़का या लड़की किसी बहुत अमीर घर में जब पैदा होती है तो हम कहते हैं वाह कितनी खुशनसीब है, अभी उनको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका भविष्य, उनका जीवन अभी बहुत अच्छा गुजरने वाला है। वैसे हमारे देश के बारे में, हमारा देश भी इतना अमीर है कि हम सभी बहुत खुशनसीब हैं। हमारा सभी का भविष्य, सभी का जीवन बहुत ही अच्छा, खुशहाल ऐसे होने वाला है। सिर्फ जरूरत है हमें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की। इनफैक्ट वैसे एक अमीर घर किसको कहते हैं, अमीर परिवार किसे कहते हैं कि अमीर परिवार जिसकी आय बहुत ज्यादा होती है, इनकम बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक परिवार ऐसे भी हो सकता है कि शायद उसकी इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा, बहुत हजारों एकड़ ऐसी जमीन है। अभी जिस तरह से घर की या परिवार अमीर होता है, वो जाना जाता है उसकी आय के वजह से, इनकम की वजह से, वैसे देश
सबसे अमीर देश कौन सा होता है? तो वो जाना जाता है उसकी इनकम की वजह से, वो जाना जाता है उसके सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वजह से, जिसे हम कहते हैं जीडीपी के नाम से, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी के नाम से। तो देश का पूरे साल का उत्पन्न कितना है, पूरे साल का जीडीपी कितना है, ये एक इंडिकेटर हुआ कि आपका देश कितना रिच है। दूसरा इंडिकेटर है कि आपकी प्रति व्यक्ति आपकी जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा आपकी जीडीपी कितनी। तो वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में ये दोनों फ्रंट के ऊपर, ये दोनों जो इंडिकेटर है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी या दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी अगर किसकी है तो भारत की है, तो इन दोनों इसमें हम नहीं है। लेकिन हमारी परिस्थिति वैसे ही उस परिवार जैसे ही है कि जहां उसके पास हजारों लाखों एकड़ ऐसी जमीन है, वो जमीन उपजाऊ ऐसे बहुत ही सोने जैसी मिट्टी से भरी हुई है, वहां काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम आसानी से ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, बस हमें जरूरत है उसे चालू करने की। दोस्तों, हमारे देश में अगर आप नैसर्गिक संसाधन देखेंगे, अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे, तो दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो हमारे पास भी है, ना अमेरिका, ना चीन, ना जापान, ना कोई भी यूरोपियन देश। हिमालय से लेके जो अलग अलग पर्वत श्रृंखला हमारे पास है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये जो नदियां हैं जिन्हें माता करके हम पूछते हैं, इन्होंने हर प्रदेश को, हमारे हर एक प्रदेश को, हर एक एरिया को सुजलाम सुफलाम किया है। हमारे पास इतने किसान हैं, इतने स्किल्ड लोग हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें जरूरत है सिर्फ इस पोटेंशियल, ये जो हमारी संपत्ति है, उसको डेवलप करने की। तो अगर हमें अपने इस पोटेंशियल को डेवलप करना है, हमें दुनिया के सबसे अमीर ऐसा देश या सबसे ज्यादा जीडीपी तैयार करनी है, तो एक्चुअली पहले ये समझना होगा कि जीडीपी तैयार कैसे होती है, जीडीपी का मतलब क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, किसी देश की जीडीपी किसी बिजनेस कारोबार जैसे ही होती है। अभी बिजनेस की व्याख्या क्या है? बिजनेस की व्याख्या है कि बिजनेस में आप किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। प्रोडक्ट वो वस्तु हो सकती है और वो सेवा हो सकती है। उसको तैयार करते हैं, उसको बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। बस वैसे ही आपके देश में पूरे साल में जितने वस्तुएं और जितनी सेवाएं तैयार हुई, उसका मूल्य, एकत्रित मूल्य क्या है, उसे कहते हैं जीडीपी। तो अगर हमें अपने देश की जीडीपी बढ़ानी है, अगर हमें देश को वहां नंबर 1 सबसे अमीर देश बनाना है, तो हमें अपने देश की जीडीपी सबसे ज्यादा करनी होगी। इसका मतलब हमें अपने देश में सबसे ज्यादा वस्तु और सेवा का उत्पादन करना होगा। कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरी दुनिया में आज जो कारोबार हो रहा है, पूरी दुनिया को दुनिया की जो जीडीपी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर कारोबार कोई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सबसे ज्यादा जीडीपी जो अर्न कर रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका की आज की अगर आप पिछले साल की जीडीपी देखोगे तो ऑलमोस्ट $26 ट्रिलियन है। दूसरे स्थान पे है चीन, जो ऑलमोस्ट $19.5 ट्रिलियन के ऊपर है। बाद में है जापान, जो $5 ट्रिलियन के ऊपर है, और बाद में है भारत, जो 4.25 या $3.75 ट्रिलियन इसके ऊपर है। अभी ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये देश जो बिजनेसेस कर रहे हैं, अभी ये क्या करते हैं, उनके देश में वो वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, और वो बेचते कहाँ है? तो बेचते अपने देश में भी, उनके खुद के देश में, और पूरी दुनिया में बेचते। आज की तारीख में ये पूरी जो दुनिया है, ये ग्लोबल मार्केट है, और ये लोग, हर देश चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा माल और यानी वस्तु और सेवा का उत्पादन करे, प्रोडक्ट्स का उत्पादन करे, और वो पूरी दुनिया में जाके बेचे और ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने देश के लिए कमाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी जितना कारोबार दुनिया में हो रहा है, ऑलमोस्ट 24% जो कारोबार है, बिजनेस, वो अकेला अमेरिका करता है। दूसरे स्थान पे चीन है, जो 16% करता है। जापान ऑलमोस्ट 5.5-6% करता है, और भारत अभी 3.25% है, जो उससे हमें आगे बढ़ाना है। दोस्तों, तो कैसे करेंगे? तो जितने भी बिजनेसेस है दुनिया में, जितने भी बिजनेसेस किए जाते हैं, जितने भी बिजनेसेस एक्टिविटीज है, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में होता है। प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में वो सभी बिजनेसेस होते हैं, वो सभी बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं जो हमारे प्रकृति से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं, जो हमारे नैसर्गिक संसाधन है उससे डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारी खेती, जैसे हमारा पशुपालन, जैसे हमारी मच्छीमारी करते हैं, या हम फॉरेस्ट से या
फॉरेस्ट में जाके, जंगल में जाके उसके कुछ उत्पादन होते हैं, या माइनिंग करते हैं। ये सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये सभी बिजनेस है, वो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और अभी प्राइमरी सेक्टर्स में जो उत्पादन हम लोग लेते हैं, जो माल तैयार करते हैं, जो प्रोड्यूस इसका होता है, उसके ऊपर प्रक्रिया करके एक्चुअली उत्पादन तैयार करने का काम होता है सेकेंडरी सेक्टर। तो इन सभी चीजों के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार करने का काम, ये सभी जो बिजनेस होते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब इस सेक्टर में है। और ये प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दोनों सेक्टर में जो उनकी अलग अलग जरूरतें हैं, वो सभी जरूरतें पूरा करने का काम जो है वो आता है सेवा क्षेत्र में या टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र ऐसा भी कहा जाता है। तो सब कुछ यानी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, फंडिंग, फाइनेंस, ये सब को, इन दोनों को चीजों को जो चीजें लगती है वो सब चीजें आती है टर्शरी सेक्टर। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनकी जो जरूरतें होती है लोगों की, वो भी आती है सेवा क्षेत्र में। तो मेडिकल, एजुकेशन, ये सब कुछ आता है टर्शरी या सेवा क्षेत्र में। लेकिन दोस्तों, आज अगर आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी देखेंगे, तो पूरी दुनिया में जितनी भी जीडीपी तैयार होता है, हर देश जितना भी जीडीपी या इनकम तैयार करता है, सबसे ज्यादा इनकम कैसे आता है? तो सबसे ज्यादा इनकम आता है सेवा क्षेत्र से। क्या? सबसे ज्यादा इनकम आता है टर्शरी सेवा क्षेत्र, उससे। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, और बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर का। तो पूरी दुनिया का ओवरऑल ये ढांचा है। और वही हर देश का भी अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र है। हमारे देश का भी सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र टर्शरी, बाद में मैन्युफैक्चरिंग और बाद में एग्रीकल्चर। लेकिन इस पूरे बिजनेस को कैसे बढ़ाना है? अगर हमें अपनी जीडीपी तैयार करनी है, जीडीपी बढ़ानी है, तो एक्चुअली क्या करना होगा? ये 3 क्षेत्र तो है, तो किसके ऊपर काम करना होगा कि जिसकी वजह से ये सभी क्षेत्र अच्छी तरह से विकसित हो गए? तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे जीडीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस को, इनकम बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का अगर इंजन कोई है तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज है। एक बार उसकी शुरुआत हुई तो सब चीजें अपने आप होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो वो डिपेंड होता है प्राइमरी सेक्टर्स के, सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके ऊपर। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग को हम डेवलप करते हैं तो इनडायरेक्टली हम डेवलप करते हैं प्राथमिक, ये प्राइमरी सेक्टर्स को। अभी प्राइमरी सेक्टर जिसमें खेती है, जिसमें पशुपालन है, जिसमें मच्छीमारी है, अभी ये सभी जो चीजें हैं, अभी इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्या है, वो अपने आप सॉल्व होती है जब आप इसके ऊपर काम करने वाले मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करते हैं। यानी आज अगर खेती के लिए वहाँ रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, वहाँ खेती के लिए फाइनेंस इनपुट्स नहीं है, वो किसानों को जो अच्छे ब्रीड चाहिए, अच्छे हाइब्रिड चाहिए, या उनकी जो मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट, उनको एश्योर्ड बायबैक चाहिए, ये सब चीजें तैयार होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर हम फोकस करते हैं, काम करते हैं, तो अपने आप ये सभी जो प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर में जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसको हम डेवलप करते हैं। और जैसे जैसे ये दोनों डेवलप होते हैं वैसे वैसे इनकी जरूरतें ज्यादा होती है, तो आई मीन डिमांड बढ़ती है, और वैसे ही सेवा क्षेत्र डेवलप होता है। तो सेवा क्षेत्र अपने आप डेवलप होता है बिकॉज जरूरतें ऐसी होती है। जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, जरूरत होती है होटल्स की, जरूरत होती है कि ये सभी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है या किसान या बाकी गांव के लेवल पे प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब इनका इनकम भी बढ़ता है तो इनके लिए जरूरत होती है मेडिकल की, इनके लिए जरूरत होती है एजुकेशन की, इनके लिए जरूरत होती है एंटरटेनमेंट की, इनके लिए होटल, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ चीजें होती है सेवा क्षेत्र में बढ़ती है। तो सब कुछ जो बढ़ता है, सब कुछ जो आगे चलता है, जिसके वजह से जीडीपी अच्छी तरह से बढ़ सकता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ये सभी चीजों का इंजन है। इनफैक्ट यही चीज आप देखोगे पूरी दुनिया में, वही देश, जो देश अभी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वही देश मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर 1 है। आप देखोगे अभी ग्रॉस प्रोडक्शन दुनिया का जितना भी हो रहा है, चीन उस प्रोडक्शन में उसकी ग्रॉस वैल्यू 35% ग्रॉस जितना बनता है, और एक्चुअल वैल्यू जो है वो 29% है।
यानी पूरी दुनिया का आज की तारीख में 1/3 माल जो बनता है वो चीन में बनता है। हमारे वो आईफोन या एप्पल के जो कंप्यूटर से लेके हम दिवाली में जो दिए जलाते हैं, जो छोटे छोटे, वो सभी जगह वो सब कुछ चाइना बनाता है। इनफैक्ट पिछले 2 दशकों में चीन किस तरह से आगे बढ़ा, किस तरह से उसकी इकोनॉमी बढ़ी, अगर उसके ऊपर हम फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि चीन ने फोकस किया है मैन्युफैक्चरिंग की, जिसकी वजह से आज वो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और यही दिख रहा है ओलंपिक में भी। जब आप देश के लिए इनकम बढ़ाते हो, सबके लिए इनकम बढ़ाते हो, तो अपने यहाँ बाकी के क्षेत्र भी डेवलप होते हैं। हमने देखा अभी ओलंपिक में भी मैक्सिमम टाइम चीन ही नंबर 1 पे था, आखिरी समय में फिर अमेरिका नंबर 1 हो गया। तो ये इम्पैक्ट होता है जब आप किसी देश की इकोनॉमी या आर्थिक को हम एक्चुअली क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यानी एक्चुअली क्या करेंगे वो भी हमने सोचा। और उसमें नंबर 1 जो हमारा सेक्टर है वो है बायोफ्यूल। दोस्तों आने वाले दिनों में इसी बायोफ्यूल को पूरी दुनिया रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस बोलेगी। इसका कारण है, सबसे पहले ये रिन्यूएबल के नाम पे जो भी अभी बिजनेस चल रहे हैं, जो भी ईवी, सोलर, ये सब चल रहा है, उसके लिए पूरी अलग अर्थव्यवस्था, पूरा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। आप आज जो फोसाइल ऑयल एंड गैस पे, फोसाइल क्रूड ऑयल पे जो दुनिया चल रही है, उसकी व्यवस्था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप दूसरे इस सोलर के लिए, ईवी के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपको अलग सब पूरा ढांचा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। वैसे बायोफ्यूल के बारे में नहीं है। बायोफ्यूल ऐसी चीज है कि जो आज आपके पास है, यानी आपके रिफाइनरी से लेके आपके पंप तक, पेट्रोल पंप तक, हर एक जो व्यवस्था बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल को। और इसलिए उसे कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। तो कितना आसान और इजी होगा हर एक देश को इसको स्वीकारने में। एक बहुत बड़ा मार्केट, यानी फोसिल फ्यूल को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा हमारा बायोफ्यूल। इसलिए आने वाले दिनों में ये रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री से जाना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, ये एकमेव यानी सिंगल मोड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी अगर कोई बिजनेस सेक्टर है तो वो है एनर्जी। इनफैक्ट रेवोल्यूशन के बाद जो भी विश्व युद्ध हुए, पहला और दूसरा, उसका कारण ही था एनर्जी। जितने सारे अंतरराष्ट्रीय युद्ध हुए वो हुए इस एनर्जी के ऊपर। और आज भी अगर आप देखोगे तो जो इसका कारोबार करता है, जो ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करता है, बेचता है, वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, वो अमीर है। हमारे दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सभी देश पूरे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया की पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट। रशिया अभी दुनिया का सबसे ज्यादा माल तैयार करने वाला और बेचने वाला एनर्जी में देश है। दुनिया के लिए 10% वो एनर्जी तैयार करता है और आज बेच रहा है, यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। सोचिए हमारा विजन क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या कि हम दुनिया के लिए 25 से 30% इतना फ्यूल, इतना एनर्जी बना सकते हैं। और वो कौन सी, जो इमीडिएटली इस्तेमाल कर रहे। दोस्तों हमारे देश में 2,60,000 ग्राम पंचायत, उसमें से ऐसा समझे कि 2 लाख ग्राम पंचायत में हम ये काम कर सकते। तो 2 लाख ग्राम पंचायत में आज जितनी भी खेती हो रही है उसके सिर्फ 20% जमीन पे अगर हम ये बायोफ्यूल के लिए उत्पादन करें, अगर हमें नेपियर ग्रास का उत्पादन करें, तो हम हर ग्राम पंचायत में एक बायो सीएनजी और एक बायोकोल, एमकोल के प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। और फिर बनेंगे ये दुनिया के लिए 25% तक फ्यूल। लेकिन दुनिया के लिए 20%, 15% भी बनाए तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ा बदलाव हमारे पूरे देश की जीडीपी में आएगा, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल के पैसे सब हमारे किसानों के पास और गांव वालों के पास जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक वो चीज जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि हर एक उद्योजक के साथ अभी इसकी शुरुआत करनी है, बिजनेस से शुरुआत करने हैं, तो वो क्या है, तो वो है एमएसपी, वो है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। दोस्तों पूरी जो जीडीपी है ना, जीडीपी चाहे वो अमेरिका की हो, जापान की हो, भारत की हो या किसी अफ्रीकन देश की, जितनी भी जीडीपी होती है ना, उस जीडीपी का 70% जीडीपी आती है छोटे छोटे घरेलू प्रोडक्ट्स के साथ। आप सुबह उठ के क्या करते हो, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स देता है, आप उसका इस्तेमाल करते हो ना, ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, साबुन हो, शैम्पू हो, कपड़े हम लोग डालते हैं, जूते हैं, यानी रात को सोते टाइम जो छोटी छोटी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उन सबसे 70% जीडीपी बनती है।
और आज प्रॉब्लम क्या है, ये सभी प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट आप ये भी देखोगे कि ये प्रोडक्ट बनाने वाले बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनकी वजह से उनके देश में भी बहुत बड़ी जीडीपी का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज बहुत बड़ा संकट प्रॉब्लम ये है कि ये सभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं क्रूड ऑयल से, ये सभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं पेट्रोकेमिकल से। अभी पेट्रोकेमिकल यानी क्रूड ऑयल, इससे ही वो अपना प्लास्टिक रबर बनता है। यही वो क्रूड ऑयल है जो जिससे आज की तारीख में 80% कपड़े बन रहे हैं, 80%, 70 से 80% फर्नीचर बन रहा है इस क्रूड ऑयल से। हर कोई केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं घरेलू, वो सब इससे बन रहा है। हमारे पेंट्स बन रहे हैं, हमारे फर्टिलाइजर बन रहे हैं, सब कुछ इससे बन रहा है और वो पूरी तबाही कर रहे हैं आज पर्यावरण की। ये सब चीजें हम इस्तेमाल करने के बाद जब छोड़ देते हैं, आप पर्यावरण को कितना डैमेज कर रहे हो, कितना बड़ा प्रदूषण कर रहे हो, हवा, पानी, मिट्टी, इन सब चीज का। और इन सब चीजों को हमें रिप्लेस करना है हमारे ऐसे चीजों के साथ जो हमारी जरूरत भी पूरा करे और प्रकृति का भी ख्याल रखे। और ऐसी चीजें तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हमारी खेती। खेती में हमारे किसान इसके लिए रॉ मटेरियल बनेगा और उससे फिर हम ये प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वो कपड़े हो, जूते हो, सब कुछ जो हम लोग तैयार कर सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में, हर प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। और यही है एमसेल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, जिसके ऊपर हम काम करेंगे और आपको अंदाजा ही नहीं कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे होने वाली है। इसका एक सिंपल प्रिंसिपल होगा, मेरे गांव में, मेरे तहसील में आज किसान क्या तैयार कर रहा है, किसान कौन सी खेती कर रहा है, उस खेती पर आधारित कौन से प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं जो मार्केट में बेच सकते हैं। और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं लगेगी। प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, तो प्रोडक्ट्स हमारे महिला बचत गट बनाएंगे। महिला बचत गट, हमारे युवा, वो अपने गांव में, अपने तहसील में जो है वो बनाएंगे और उसको बेचेंगे। और ये जो है प्रोडक्ट्स दोस्तों, उसको सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है। एक तो ऐसी चीज है, ऐसा सेक्टर है जो दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ भारत के पास है, हैंडीक्राफ्ट। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है ना, आपको याद होगा बलूतीदार पद्धति, हम स्पेशलाइज्ड है हर चीज के लिए कि कैसे प्रकृति को का ख्याल रखे, हमारी जरूरतों को पूरा करने के प्रोडक्ट्स बनाना, ये बहुत हजारों सालों से हम कर रहे हैं। और ये जो स्पेशलाइजेशन है, इसका उपयोग करके बहुत बड़ी मात्रा में हम बिजनेसेस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जीडीपी का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरा ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि हमें ये कैंसरस खेती छोड़ के हमें सस्टेनेबल खेती को बढ़ावा देना है। तो उसको भी कैसे करेंगे, तो उसका भी एक ही तरीका है, जो भी आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरुआत करें, वो उससे लेके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएं जो हम अपने देश में बेचे, पूरी दुनिया में बेचे, और वही सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी सिंपल चीज है कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो उसके लिए चाहिए फर्टिलाइजर। अभी दुनिया में फर्टिलाइजर आता है वो क्रूड ऑयल से, लेकिन हम अपने बायोसीएनजी के प्रोजेक्ट्स की वजह से बहुत अच्छा, सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, सॉइल कंडीशनर कहते हैं, जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है, और उसको बेच के भी एक बहुत अच्छा रेवेन्यू, बहुत अच्छा जीडीपी अपने देश के लिए तैयार हो सके। तो ये करेंगे, हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उसके प्रोडक्ट्स हम तैयार करके बेचेंगे। और जब ये काम करेंगे, ये दोनों काम के ऊपर जब फोकस करना है, तो अपने आप सर्विस इंडस्ट्री बढ़ने वाली, अपने आप लॉजिस्टिक के सेंटर बढ़ेंगे, आपके गांव में आएंगे ये सब जो गोदाम बिदाम होते हैं, वो सब अपने आप, वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की जो चीजें हैं वो लगेगी, इन सब चीजों को होटल्स लगेंगे, रेस्टोरेंट्स लगेंगे, इंश्योरेंस लगेगा, बैंक्स लगेंगे, स्कूलें लगेंगी। जब गांव में अच्छी इनकम होगी, लोगों के पास अच्छे पैसे रहेंगे, तो अच्छी स्कूल एजुकेशन, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी और एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब चीजें आएंगी। यहाँ स्पेशलाइज्ड लोग लगेंगे ये सब काम करने के लिए, कंसल्टेंट्स लगेंगे काम करने के लिए। तो सर्विस इंडस्ट्री, यानी समझे कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, तो सर्विस इंडस्ट्री बाय प्रोडक्ट है। सर्विस इंडस्ट्री में क्यों इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्यों 60-65% सर्विस इंडस्ट्री है? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर 1,000 रुपए आप किसी को तैयार करके दे, किसानों को या किसी भी फैमिली में अगर 1,000 रुपए आपने कमा के दिए, तो 1,000 रुपए से 9,000 रुपए की जीडीपी बनती है। और जैसे इधर उधर सब अलग अलग जगह पे खर्चा करता है, और उस मैक्सिमम चीजें सर्विस इंडस्ट्री में आती। तो ये एक बाय प्रोडक्ट है जब हम अपने इस चीज के ऊपर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों आज दुनिया की जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है, दुनिया में जो सर्विस इंडस्ट्री बेसिकली वो चल रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। दुनिया में जो सर्विस इंडस्ट्री को जो बेटर कर रही है, अमेरिका के अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखती, वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अभी इसके लिए चाहिए जबरदस्त ब्रेन,
इसके लिए चाहिए ह्यूमन रिसोर्स जो कैपेबल हो उसको डेवलप करने के लिए। इसके चाहिए ग्रेट ऐसे आइडियाज, ब्रेन। और आज अगर आप देखोगे ना तो दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैक्सिमम कंपनियों में सबसे बड़े पोजीशन पे अगर कोई है तो हमारे इंडियंस है, भारतीय है। उन कंपनियों को हमारे भारतीय चलाते हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल है उनके R&D रिसर्च डेवलपमेंट में अगर आप जाओगे देखोगे तो मैक्सिमम आपको भारतीय नजर आएंगे जो काम करते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद का अनुभव यह है कि मैं जिस कॉलेज से मैंने डॉक्टरी की है वहां ऑलमोस्ट आधे लोग अभी आज अलग अलग देश में, और वहां अमेरिका में, यूके में जाके उन्होंने वहां के मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, देख रहा हूं। तो हमारे जो ब्रेन है ना ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड, बस इनको वो सपोर्ट अगर मिला तो हम बहुत अच्छी इसमें भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रिसर्च में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा आगे है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आज लोग जिसके वजह से जीडीपी बना रहे हैं, माल तैयार करके बेच रहे, वो कुछ भी नहीं। वो पेट्रोकेमिकल से अगर कुछ माल तैयार कर रहे, बेच रहे, मार्केटिंग करके, वो कुछ भी नहीं। बहुत आगे हम लोग। अगर 50 किलोमीटर के बाद अगर हमारी बोली भाषा बदलती है, हमारे कपड़े रहन सहन बदलते हैं, तो ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। ये जो हमारी संस्कृति हर जगह बदलती है ना, ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। हमारे खाने में, वेज में जितने प्रकार हैं, उसके पास उसके आधे प्रकार भी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। आप पंजाब में जाओ तो उनके अलग प्रकार, गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में, साउथ में जाओ, और ये सुपर स्पेशलाइजेशन का द्योतक है। ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। ये बोली भाषा, इतने कपड़े, ये जो कपड़े, इतने अलग अलग तरह के कपड़े की वैरायटी भी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये संस्कृति का जो परिमाण है कि हमारे ये डांस, हमारा ये जो म्यूजिक है, वो सबसे अजब है। ये सुपर स्पेशलाइजेशन है। ये वैसे है कि जैसे किसी आपको अगर पूरे बॉडी का डॉक्टर चाहिए ना, जैसे जनरल फिजिशियन, सर्जन कहते हैं, वो आपको हर गांव में मिलेगा, हर गांव में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन अगर आपको हड्डी का स्पेशलिस्ट चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन चाहिए, तो वो आपको तालुका के लेवल पे या बड़े शहर में मिलेगा। लेकिन अगर आपको बच्चे का ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए, यानी ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो सिर्फ बच्चे के हड्डी के ऊपर काम करता है, तो वो आपको बहुत बड़े शहर में मिलेगा, मेट्रो में मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन चाहिए जो सिर्फ हाथ का काम करता है, जो सिर्फ हाथ के ऊपर सर्जरी करता है, यानी पूरा बॉडी तो छोड़िए, सिर्फ हड्डी का डॉक्टर, और वो भी सिर्फ हाथ का, ऐसा तो आपको सिर्फ राजधानी में या मेट्रो शहरों में मिलेगा। ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, ये है हमारा देश। हर एक चीज अभी छोटी सी बारकाई से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने आगे, कितने डेवलप, कितने महान देश में हम पैदा हुए हैं। कितने खुशनसीब है हम कि हम सबसे अमीर ऐसे देश में पैदा हुए। हमें सिर्फ अभी थोड़ी सी मेहनत करनी है और ये अपने आप बहुत आगे हम इसको लेके जाएंगे। और दोस्तों, इस दिन आज ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें आजादी ऐसे ही नहीं मिली। आजादी के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ बलिदान दिया। आजादी के लिए लोगों ने सब कुछ, सर्वस्व अपना बलिदान दिया, अपनी जान दे दी है। और सोचे कि वो सब करते हुए क्या क्या सपने उन्होंने देखे होंगे, वो स्वतंत्र, वो आजाद देश के लिए। तो कर्तव्य है ना हमारा। हम क्या करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन ही ना हम इनके बारे में सोचते हैं। पढ़ने की भी जब बात हो ना तो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं इनके बारे में, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसका कुछ ज्यादा वैसा उपयोग नहीं, ऐसा हमें लगता है। आप पढ़ के तो देखिए, आप समझ के तो देखिए, ये कितने सारे लोगों ने क्या क्या किया देश के लिए, कितना कुछ सहा, कितने सारे चुनौती का सामना किया उन्होंने। और खुद के लिए कुछ नहीं ना, उनको कुछ चाहिए था खुद के लिए, जिसके लिए काम कर रहे थे। और ऐसा अगर उन्होंने काम किया, सोचा कि मेरे आजाद देश में ऐसा कुछ होगा, तो एक कंपल्शन है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको आगे लेके जाएं, उनके सपनों को साकार करें, कोशिश करें। अभी आज एमसीएल जो किसानों के लिए करने की कोशिश कर रही है, लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी चैलेंजेस है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, लेकिन कुछ भी नहीं इनके सामने। आप जब इनके बारे में पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं जो हम सहन कर रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा सबका कर्तव्य है। जो भी इस आजाद देश में पैदा हुए, अगर हम खुशनसीब है ना, तो ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने इस देश को, वो सबसे महान देश को फिर से महान बनाने के लिए काम करें। थोड़ा सा काम करें, ज्यादा भी करें ना, इतना सब कुछ है हमारे पोटेंशियल। हम मिलके अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएं, फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसीएल।